ये कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस बुजुर्ग की कहानी है जिसने 2011 में हाथ में झंडा लेकर जश्न मनाया था और अब उसी टूटी सड़क के किनारे बैठा था। ये उस माँ की कहानी है जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए भेजा था और जिसकी बेटी ड्यूटी पर वापस नहीं आई। ये उस शिक्षक की कहानी है जिसने साल भर पढ़ा, परीक्षा दी, नंबर लाया और फिर सीखा कि उसकी सीट पिक चुकी। ये उस मजदूर की कहानी है जो हर महीने केरल से पैसे भेजता है और हर दिवाली घर जाता है। 2026 का यह नतीजा सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, ये बंगाल के 50 सालों के टूटे सपनों का विस्फोट। रात को वापस लो। 4 मई 2026 सुबह के कुछ घंटे कोलकाता के गिनती केंद्रों में एक अजीब सी खामोशी। बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थीं, अंदर स्क्रीनों पर नंबर बदल रहे थे और हर नंबर के साथ एक इतिहास टूट रहा था। भवानीपुर, ये सीट ममता बनर्जी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, वो सीट जहां से वो हमेशा जीती थी। लेकिन उस सुबह भवानीपुर के नतीजे ने पूरे देश को चौंका दिया। सुवेंदु अधिकारी 73,917 वोट, ममता बनर्जी 58,812 वोट, 15,010 वोट का फर्क, और उस फर्क के साथ बंगाल का एक पूरा युग समाप्त हो गया। बीजेपी 207 सीटें, टीएमसी 80 सीटें। 15 साल का तृणमूल राज, लेकिन यह हार सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं थी, ये 50 से भी ज्यादा सालों के टूटे हुए सपनों का विस्फोट था। कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, 1960 से 61। उस वक्त पश्चिम बंगाल भारत का सपना था। देश की जीडीपी में बंगाल का हिस्सा था 10.5%। पंजाब और महाराष्ट्र के बाद बंगाल तीसरा सबसे समृद्ध राज्य था। कोलकाता एशिया के सबसे बड़े शहरों में से, हावड़ा के कारखाने, झूठ मिले, इंजीनियरिंग प्लांट, ये वो बंगाल था जो भारत को रोशनी देता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो रोशनी मध्यम होने लगी। श्रम आंदोलन, घेराव, हड़तालें, राजनीतिक अस्थिरता, पूंजी ने बंगाल को छोड़ना शुरू किया। कारखाने बंद होने लगे, कंपनियां गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाने लगी और जब तक लोगों को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी। 2023 से 24 तक बंगाल का जीडीपी में हिस्सा गिरकर सिर्फ 5.6% रह गया था। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की महज 83.7%। एक जमाने का सबसे अमीर राज्य अब देश में 24वें नंबर पर था। ये आंकड़े सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, ये टूटे हुए सपनों की गिनती है। 1977 वामपंथी मोर्चे ने सत्ता संभाली। 34 साल, ये कोई सरकार नहीं थी, ये एक व्यवस्था थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसने जमीन सुधार किए, किसानों को फायदा पहुंचाया, लेकिन उसी व्यवस्था ने उद्योग को भगा दिया। कठोर श्रम कानून, राजनीतिक हिंसा और एक ऐसी सोच जो कारोबार को दुश्मन मानती थी। नतीजा, जो कारखाने थे बंद हो गए, जो आने वाले थे आए ही नहीं, और बंगाल का युवा जो कभी यहीं काम करता था वो धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ रुख करने लगा। लेकिन इस लंबी रात के अंत में एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी और उस उम्मीद का नाम था ममता बनर्जी। 2006 सिंगूर, हुगली जिला। वामपंथी सरकार ने टाटा मोटर्स के नैनो प्रोजेक्ट के लिए लगभग 997 एकड़ बहुसली जमीन अधिग्रहित करने का फैसला किया। किसान राजी नहीं थे, उनकी जमीन, उनकी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही थी और तब एक अकेली औरत उनके साथ खड़ी हो गई, ममता बनर्जी। वो सिंगूर की उसी जमीन पर गई, उन्होंने वहां धान बोया प्रतीकात्मक विरोध के रूप में, और फिर दिसंबर 2006 में उन्होंने 26 दिन का अनशन किया। राष्ट्रपति का संदेश आया, प्रधानमंत्री ने अपील की, तब जाकर वो अनशन से उठी। लेकिन लड़ाई जारी रही। 2007 नंदीग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, एक केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहण। गांव वालों ने विरोध किया, पुलिस फायरिंग हुई, मौतें हुई। ममता बनर्जी वहां पहुंची, उन्होंने पुलिस अत्याचारों को उजागर किया, पूरे देश ने देखा, और अक्टूबर 2008 में टाटा मोटर्स ने सिंगूर से अपना प्रोजेक्ट वापस लेकर गुजरात शिफ्ट कर लिया। वो पल ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी जीत था। माँ, माटी, मानुष्य सिर्फ नारा नहीं था, ये एक वादा था, एक भावना थी, और उस भावना ने 2011 में 34 साल का वामपंथी राज खत्म कर दिया। कोलकाता की सड़कों पर जश्न था, मिठाइयां बंट रही थी, बंगाल ने एक नई सुबह देखी थी। लेकिन सुबह के बाद दोपहर आती है और दोपहर के बाद शाम। 2011 से 2026 तक 15 साल। इन 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस ने कई योजनाएं बनाई। कन्याश्री, गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य साथी, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, द्वारे सरकार, घर बैठे सरकारी सेवाएं, और लक्ष्मीर भंडार जो 2.21 करोड़ महिलाओं को हर महीने सीधे नकद देती थी।
ये योजनाएं काम आई, इनसे लाखों परिवारों को राहत मिली, महिलाओं को आर्थिक आजादी मिली। लेकिन योजनाएं एक बात दे सकती हैं, राहत, सपने नहीं। और बंगाल के युवा को राहत नहीं, सपना चाहिए था। मुर्शिदाबाद का एक गांव, एक युवक राहुल सुबह उठता था और हिसाब लगाता था। बंगाल में दिहाड़ी 200 रुपए, केरल में 800। उसने अपना बिस्तर बांधा, हावड़ा स्टेशन पर आया और एक ट्रेन में बैठ गया जो बंगाल से दूर जा रही। वो अकेला नहीं था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बंगाल के 22.4 लाख से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। केरल में अकेले करीब 13 लाख। केरल में आने वाले हर 100 प्रवासियों में से 41 बंगाल से हैं। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का पलायन है। और इस पलायन के पीछे सिर्फ कम मजदूरी नहीं थी। 2016 पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, सालों तैयारी की, परिवार का पैसा लगाया, और फिर जब नियुक्तियां हुई तो पता चला कि यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार से सनी थी। OMR शीट में हेरफेर, उत्तर पत्रिकाएं बदली गईं, रैंक जंप हुई। जिनका पैसा था उन्हें नौकरी मिली, जिनकी मेरिट थी वो बाहर रह गए। रश्मोनिपात, एक अभ्यर्थी, उन्होंने सालों मेहनत की, तैयारी की, लेकिन जब नतीजा आया उनकी जगह किसी और ने ले ली थी। धरने पर उन्होंने अपने लंबे काले बाल कटवा दिए, रोते हुए, न्याय मांगते हुए। शर्मिष्ठा बन, एक शिक्षिका, 1.5 साल के बच्चे की मां, परिवार की इकलौती कमाने वाली। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उन्होंने कहा, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने 2016 में परीक्षा दी थी। अपूर्व रॉय ने कहा, मेरे पास मेरी उत्तर पत्रिका है, मेरे नंबर हैं, मेरी रैंक है, फिर भी मेरी नौकरी चली गई। जुलाई 2022 केंद्रीय जांच एजेंसी ने तृणमूल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। उनके ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए, नोटों से भरी अलमारियां। अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। लगभग 25,753 नियुक्तियां रद्द। कोर्ट ने कहा, यह प्रक्रिया इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्ट है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। कोलकाता के मैदान में धरना चल रहा था, हजारों युवा, खाली आंखें, टूटे सपने। लेकिन बंगाल का दर्द यही नहीं रुका। 9 अगस्त 2024 रात का वक्त, कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पर थी, उसके साथ बर्बर अपराध हुआ, बलात्कार, हत्या। कॉलेज के ही सेमिनार हॉल में, जहां उसे सुरक्षित होना चाहिए था। खबर फैली और जो हुआ वो बंगाल ने पहले कभी नहीं देखा था। मध्य रात्रि में कोलकाता की सड़कों पर लाखों लोग निकल पड़े, महिलाएं, डॉक्टर, छात्र, बुजुर्ग, हाथों में मोमबत्तियां। रात को वापस लो, आंखों में आक्रोश, रात को वापस लो। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक मांग थी कि हमें रात में भी सुरक्षित रहने का हक है। डॉक्टरों ने पूरे देश में हड़ताल कर दी, अस्पताल बंद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, CBI को जांच सौंपी गई। जनवरी 2025 में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ के दिल में जो घाव था वो नहीं भरा। मार्च 2026 में उन्होंने BJP ज्वाइन, पानीहाटी सीट से चुनाव लड़ा और जीता। रत्ना देबनाथ ने कहा, मैं ममता बनर्जी को अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार मानती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। एक माँ जो घर से निकली थी इंसाफ के लिए। वो जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, वो पूरे बंगाल की महिलाओं के गुस्से की जीत थी। 5 जनवरी 2024 संदेशखाली, उत्तर 24 परगना। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एक टीम शेख शाहजहां के ठिकाने पर छापा मारने पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ वो अभूतपूर्व था। समर्थकों ने ED अधिकारियों पर हमला किया, 3 अधिकारी घायल हुए और शाहजहां फरार हो गया। फरवरी 2024 में संदेशखाली की औरतें सड़कों पर आई, हाथों में झाड़ू, आंखों में आग। उन्होंने जमीन छीने जाने का आरोप लगाया, जबरदस्ती का आरोप लगाया। उन पर जो गुजरी उसे उन्होंने खुलकर बताया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र संज्ञान लिया, शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया। 55 दिन बाद शाहजहां गिरफ्तार हुआ। तृणमूल ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन संदेशखाली की उन औरतों का दर्द किसी निलंबन से नहीं मिटा। वो दर्द बंगाल के उस हर इंसान का दर्द था जो दादा से डरता था, जो रोज सुबह उठकर सोचता था आज कितना कट देना पड़ेगा। इंडिया टुडे ने 2018 में एक अंडरकवर जांच की। एक रिपोर्टर ने रेस्तरां खोलने का नाटक किया और तब कैमरे पर एक TMC से जुड़े नेता के पति ने धमकी दी, या तो 10 लाख दो या फिर सब बंद करवा देंगे। ये सिर्फ एक मामला नहीं था। व्यापारी सुमन चौधरी ने खुलकर बताया कि उन्होंने एक TMC पार्षद को 2012 से 2018 के बीच 40 लाख रुपए दिए। मोहम्मद इस्माइल, हावड़ा के एक बिल्डर का प्रोजेक्ट इसलिए रुक गया क्योंकि उन्होंने सिंडिकेट के बताए सप्लायर से सामान नहीं खरीदा। यह कट मनी,
यह टोलाबाजी, यह उस छोटे व्यापारी की जिंदगी थी जो रोज कमाता था और रोज डरता था। 2019 में खुद ममता बनर्जी ने कहा था कटमनी वापस करो, और जब उन्होंने ये कहा तो शिकायतों की बाढ़ आ गई। बंगाल के लोग बोलना चाहते थे, सालों से बोलना चाहते थे, लेकिन डर था, और डर के पीछे भी एक व्यवस्था थी। 2023 पंचायत चुनाव, विरोधी दलों के उम्मीदवारों को नामांकन नहीं भरने दिया गया। मतदान केंद्रों पर कब्जा, मारपीट, भय। तृणमूल ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन वो जीत एक खोखली जीत थी, क्योंकि बंगाल की जनता जो डर से चुप थी वो मन ही मन एक हिसाब कर रही थी। और फिर आया 2026 का चुनाव। एक तरफ ममता बनर्जी, पांव में तकलीफ, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग। उन्होंने कहा हम जीतेंगे। दूसरी तरफ एक लहर थी जो किसी एक शहर में नहीं, पूरे बंगाल में थी। उत्तर बंगाल से जंगल महल तक, कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक। वो लहर एसएससी के उन हजारों युवाओं की थी जिनके सपने टूटे थे। वो लहर आर जिकर की उस डॉक्टर की मां की थी जो इंसाफ मांग रही थी। वो लहर संदेश खाली की उन औरतों की थी जो झाड़ू लेकर सड़कों पर निकली थी। वो लहर उन लाखों प्रवासी मजदूरों की थी जो हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर केरल गए थे और इस बार वोट देने वापस आए थे। बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया, बंगाल के प्रवासी मजदूर डर, गरीबी और शोषण के बीच सब कुछ छोड़कर घर वापस आए वोट देने, क्योंकि वो बदलाव चाहते थे। और इस बार उनका वोट एक विस्फोट बन गया। 4 मई 2026, बीजेपी 207 सीटें, पहली बार बंगाल में सरकार। टीएमसी 80 सीटें। पूरे उत्तर बंगाल में सफाया, जंगल महल, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम। टीएमसी 0 और भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी खुद लड़ रही थी, वहां भी हार। 15,105 वोटों की हार। हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हम नैतिक रूप से जीते हैं, हमें जबरदस्ती हराया गया, चुनाव आयोग ने हमारे साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा 90 लाख वोटर लिस्ट से हटाए गए, चुनाव में हेरफेर हुई, और कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं सड़कों पर रहूंगी। ये वही ममता बनर्जी थी जो कभी व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, लेकिन अब वो खुद उस व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी थी जिसके खिलाफ बंगाल उठा था। ये कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस बुजुर्ग की कहानी है जिसने 2011 में हाथ में झंडा लेकर जश्न मनाया था और अब उसी टूटी सड़क के किनारे बैठा था। ये उस माँ की कहानी है जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए भेजा था और जिसकी बेटी ड्यूटी पर वापस नहीं आई। ये उस शिक्षक की कहानी है जिसने साल भर पढ़ा, परीक्षा दी, नंबर लाया और फिर सीखा कि उसकी सीट टिक चुकी। ये उस मजदूर की कहानी है जो हर महीने केरल से पैसे भेजता है और हर दिवाली घर जाता है, ये सोचकर कि शायद अगली बार बंगाल में ही कुछ मिल जाए। इतिहास बड़े नाटकीय तरीके से सिखाता है, जो नेता व्यवस्था के खिलाफ उठते हैं वो जब सत्ता में आते हैं तो सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है, क्या वो वही रह पाते हैं जो थे। ममता बनर्जी ने बंगाल को वामपंथ से मुक्त कराया था, ये एक ऐतिहासिक काम था, लेकिन जो व्यवस्था उन्होंने बनाई उसमें भी वही बीमारी आ गई, वही डर, वही भ्रष्टाचार, वही घमंड। और बंगाल जो कभी भूलता नहीं, उसने हिसाब मांगा। 2026 का यह नतीजा सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, ये बंगाल के 50 सालों के टूटे सपनों का विस्फोट है। झूठ मिलों का सपना जो बंद हो गई, शिक्षकों का सपना जो बिक गया, डॉक्टरों का सपना जो ड्यूटी पर चूर हो गया, मजदूरों का सपना जो ट्रेन में बैठकर दूसरे राज्यों में चला गया। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, ये दशकों का दर्द था जो एक दिन एक वोट की शक्ल में फूट पड़ा। और अब बंगाल एक नए मोड़ पर, नई सरकार, नए वादे, नई उम्मीदें। लेकिन बंगाल की जनता जो इतिहास जानती है वो एक बात समझती है, वादे तो हमेशा अच्छे होते हैं, सवाल ये है क्या इस बार सपना पूरा होगा। हावड़ा स्टेशन पर आज भी ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। कुछ ट्रेनें उन लोगों को लाती हैं जो बाहर से लौट रहे हैं उम्मीद लेकर, कुछ ट्रेनें उन लोगों को ले जाती हैं जो अभी भी जा रहे हैं मजबूरी लेकर, और उन दोनों के बीच बंगाल खड़ा है। एक हाथ में इतिहास, दूसरे हाथ में एक सवाल, क्या इस बार सपना टूटेगा नहीं। बंगाल कभी भूलता नहीं, और जो भूलता नहीं अथवा उम्मीद भी नहीं छोड़ता।